हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जब से मैंने बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए आपको शेड्यूल दिया था, तब से आप बोल रहे थे कि भैया फिजिक्स का हम लोग को एकदम ही समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे चैप्टर्स है, कैसे रिवाइज करें और कैसे हम लोग अपने 180 आउट ऑफ 180 के टारगेट के पास पहुंच पाए। तो इसलिए जो नीट 25 के लिए रिवीजन शेड्यूल आपको यूज करना है वो मैं यहाँ पे बना के ले आया हूँ 4 मई तक के लिए, ताकि आपको फिर कुछ भी सोचना ना पड़े कि कैसे रिवाइज करना है कैसे नहीं करना है। और इसमें मैं हर एक बच्चे के लिए अलग अलग समझाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ है जिन्होंने रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, उनको कैसे यूज करना चाहिए, कुछ जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया था अब एकदम स्टार्ट करेंगे उनको कैसे यूज करना चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो देखना। उसके बाद ये जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो उससे पहले जब भी आपको यूज करना हो 3-4 दिन के लिए, वो आप इस वीडियो से देख के समझ सकते हो, फिर यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 लाना है फिजिक्स में, ट्राई करना है कि उसके जितने पास पहुंच जाए, तो आपको बायोलॉजी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को बहुत फास्टली सॉल्व करना होगा। अब ये बहुत बच्चों को समझेंगे भैया ये क्या कह रहे हो, अगर हम लोग को फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो हम लोग बायोलॉजी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को फास्ट सॉल्व करें। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपको पता है 20 मिनट्स आपके टाइम से रिमूव हो चुका गया है, और जिन्होंने भी अभी टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा उनको इसकी कमी महसूस होनी स्टार्ट हो गई होगी कि उनको फिजिक्स में कम टाइम मिल रहा होगा या फिर उनका पूरा पेपर खत्म नहीं हो पा रहा होगा। वो इसीलिए क्योंकि अभी भी वो बायोलॉजी इनऑर्गेनिक को ज़्यादा फास्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपको उसमें से उसको फास्ट सॉल्व करके टाइम बचा के आपको फिजिक्स में इन्वेस्ट करना होगा। अभी जैसे कुछ सालों से फिजिक्स आ रही है वो आपकी इजी टू मॉडरेट आ रही है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 55 मिनट से 1 आवर के अंदर आपका जो है वो फिजिक्स सॉल्व होकर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर फिजिक्स अच्छी आ गई, मॉडरेट आ गई मान लो, तो भी आपको 1 आवर 10 मिनट्स से लेकर 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास फिजिक्स सॉल्व करने में लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये हैबिट बनानी है कि बायोलॉजी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कैसे ही पूछेंगे तो एनसीईआरटी से ही, तो हम लोग को उसको फास्टली सॉल्व करके टाइम बचाना है ताकि हम लोग फिजिक्स तक जल्दी पहुंच पाए। ये आपको जल्दी फिजिक्स तक पहुंचने में हेल्प करेगा। और उसके बाद आपको फिजिक्स अगर फास्टली सॉल्व करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहला कि पेपर कैसा ही पूछे, आप 30 क्वेश्चन हमेशा करके आओगे, क्योंकि वो फॉर्मुला बेस्ड होते हैं और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो जानबूझ के रैंडम क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो हार्ड होंगे, स्टार्टिंग में दिखेंगे कुछ बच्चों को पहले 10 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन हार्ड दिख जाएंगे, तो आपको वैसे क्वेश्चंस को छोड़ के आगे बढ़ना है, किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं। पढ़ो क्वेश्चन को, आता है सॉल्व करो, नहीं आता है मूव ऑन करो। ठीक है, कैसे पढ़ोगे? जैसे पढ़ोगे आपको ये तो रोटेशन क्वेश्चन है और ये मेरा वैसे वीक टॉपिक है, तो आपको, और अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ड टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस केस में आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर मान लो आपको दिख रहा है नहीं ये तो मेरे को आइडिया ही नहीं है, मुझे ये पता ही नहीं, तो आपको सोचना भी नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, आपको आगे चला जाना है। ठीक है, उसको सेकंड राउंड में देखेंगे। तो इस मेथड से आपको फिजिक्स या फिजिकल या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप फंसते हो उसको सॉल्व करना है, आपको कहीं भी रुकना नहीं है। अगर वो टॉपिक आपका स्ट्रांग है तो देखो, नहीं स्ट्रांग है तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि वैसे करके भी, और अगर अभी आप टेस्ट देते हो, अगर ट्राई करते हो तो आपको कि कितना भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे तो आप मैक्सिमम 15-20 क्वेश्चन ही छोड़ पाओगे, बाकी क्वेश्चन आपको आते होंगे या फिर आप सेकंड राउंड में कर लोगे। तो इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो पेपर कैसे ही पूछे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड होंगे, और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कंसेप्ट यूज किए गए हैं वैसे ही कंसेप्ट यूज होंगे। तो 30+ क्वेश्चन तो आप एनी डे बना के आओगे पेपर में, इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है। और ऐसा जब करोगे तो अगर आप फर्स्ट राउंड में मान लो 25 क्वेश्चन कर लेते हो, तो सेकंड राउंड में आपके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से आप 10 तो कर ही लोगे, 12 तो कर ही लोगे, तो आप 38 क्वेश्चन के आसपास पहुंचोगे, जो कि 150 मार्क्स के आसपास आपका होता है। ठीक है, तो ये मेथड आपको फॉलो करना है ताकि आप पेपर को फास्ट सॉल्व कर पाओ। अब रिवीजन कैसे करें ताकि हम लोग फिजिक्स के पेपर को, जो मैंने बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फॉर्मुला बेस्ड और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो वो पीवाईक्यू आपको वहां पे याद रहे, फॉर्मुला आपको सोचना ना पड़े, उसके लिए कैसे रिवीजन करना है उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये जो रिवीजन शेड्यूल होने वाला है वो आपका हाई वेटेज चैप्टर के बेसिस पे होने वाला है। मतलब जो हमारा यहाँ पे प्राइम फोकस है वो हाई वेटेज चैप्टर पे है। तो जिसने हाई वेटेज चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है फिजिक्स की, वो जाके देख ले, वो मैंने पूरा वहाँ पे बताया हुआ कि ये चैप्टर से इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि कौन से हाई वेटेज चैप्टर जो सबको करने चाहिए और बाकी अगर चैप्टर को करने हैं तो पहले कौन से कर लेना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो शेड्यूल है पूरा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले डे 1 से स्टार्ट करते हो। मैं अभी जो बात करूंगा वो उनके लिए बात करूंगा जो पहली बार रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत पहले चैप्टर पढ़ा था, छोड़ दिया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे उनको नोट्स पढ़ने का भी टाइम देना होगा और पीवाईक्यू सॉल्विंग का भी टाइम देना होगा। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चों जिनको ऑलरेडी जैसे ये सारे चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको उतना टाइम नहीं देना है। तो उनको क्या करना होगा उसको वीडियो में मैं एंड में डिस्कस किया है, वो आप देख लेना। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करो रिवीजन को, सबसे पहले आपको यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप यूनिट डायमेंशन करोगे, वेक्टर करोगे, तो आपको बेसिक्स क्लियर होगा, तब आप आगे ज्यादा फास्टली रिवाइज कर पाओगे। तो यूनिट डायमेंशन और पीवाईक्यू आपको कर लेना है फर्स्ट डे को। ठीक है, क्योंकि छोटा चैप्टर है, इसमें नोट्स पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, तो आपने नोट्स कवर किया और पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेकंड डे को आपको क्या करना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नोट्स पढ़ लेना है, और थर्ड डे को आपको उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे जो मैं टाइम मान के चल रहा हूँ कि आप दोगे वो 4 से 4.5 आवर्स का मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हमने 4.5 आवर्स केमिस्ट्री में दिया था और 3.5 आवर्स हमने बायोलॉजी में दिया था। तो ये ऑलमोस्ट 8 आवर्स का आपका टाइम खत्म हो चुका था केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो आपको जो टाइम बचता है जो आप यूज कर सकते हो वो मैक्सिमम 14 आवर्स का है। 14 आवर्स की एफिशिएंट स्टडी की जा सकती है एंड के मंथ में। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 12 आवर्स की स्टडी करोगे, 12.5 आवर्स की स्टडी करोगे, तो मान लो 4 to 4.5 आवर्स आप अभी भी दे सकते हो। और 12 आवर्स की स्टडी करने के लिए आपको मिनिमम 14 से 15 आवर्स की सिटिंग लगानी होगी। जैसे मैंने अपने एंड टाइम में आखिरी के मंथ में 14 आवर्स का मैक्सिमम स्टडी किया था, उसके लिए जो मेरे को सिटिंग लगानी पड़ती थी वो 17 आवर्स की होती थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 12 आवर्स का स्टडी करना है तो 15 आवर्स का सिटिंग मान के चलो आपको देना होगा, और तभी आप इस तीनों सब्जेक्ट को साथ रिवाइज कर पाओगे। अच्छा, तो
जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पहले आपने नोट्स रिवाइज किया, फिर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया सारे। अब जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करो आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि टाइमर से आप उस प्रेशर वाले सिचुएशन में रहोगे जो कि एक्जैक्टली आप एग्जाम के दिन रहोगे, और उसमें आप इजी क्वेश्चन में क्या गलती कर सकते हो वो आपको पता चलता रहेगा, और अभी आप वो सीखोगे तो आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे। इसलिए हमेशा जब भी आप नोट्स पढ़ रहे हो या फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, आपको रिवाइज करते समय टाइमर यूज करके ही रिवाइज करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करो, आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया, एक कॉपी में मैंने पहले लिख लिया सारे जितने भी सॉल्यूशन से लिख लिए। पहली बार जब भी सॉल्व करें बहुत दिन बाद तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग एक रफ कॉपी में सब कुछ सॉल्व कर चुके होंगे, सारे आंसर्स वहाँ पे मार्क कर चुके होंगे, फिर हम लोग ओएमआर फिल करेंगे और उसका भी टाइम देखेंगे कितना टाइम लग रहा है ओएमआर फिल करने में। इससे क्या होगा कि आप हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप ओएमआर फिलिंग में सीख रहे हो, तो ओएमआर फिलिंग की मिस्टेक आपकी नहीं होगी। ऑल्सो ये जो आपने ओएमआर फिल कर लिया, उसके बाद आपने जब चेक किया तो जो गलत क्वेश्चन हुए होंगे आपके वो आपको मार्क कर लेने हैं अपने पीवाईक्यू में कि अच्छा ये मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन में मेरे को टाइम लग रहा है। बस वो क्वेश्चन जिसमें टाइम लग रहा है और जो क्वेश्चन जिसमें गलत हुए हैं या फिर जिसमें आप फंसे थे वैसे क्वेश्चन को आपको सर्कल मार के रख लेना है अपने पीवाईक्यू बुक में। अब अगली बार जब आप सॉल्व करने आओगे तो आपको बस वही क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करना है, मतलब लिख के सॉल्व करना है, बाकी को आप ऊपर ऊपर से देख लोगे। वो कैसे करना है मैं आगे बताता हूँ। तो डे 4 को फिर आपने मोशन इन पेन का नोट्स किया, डे 5 को उसका पीवाईक्यू कर लिया। अब डे 6 को जितने चैप्टर्स आपके यहाँ पे कवर हुए थे उसको आपने एक साथ रिवाइज किया पीवाईक्यू के थ्रू। और ये जो आपने सेकंड रिवीजन किया इसमें आपको रिवर्स रिवीजन करना है, मतलब आपने यूनिट डायमेंशन खोला, इसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन हो गए। आप मान लो जाके फंस गए स्क्रू गॉज के क्वेश्चन में, तो आप स्क्रू गॉज के पार्ट को ही बस जाके अपने नोट से रिवाइज करोगे कि क्या था कंसेप्ट, क्या था सर ने कौन से क्वेश्चन करवाए थे वो देख लिया, ठीक है। आपने पूरे नोट्स को रिवाइज नहीं किया, मेनली आपने सारे पीवाईक्यूज देखे। पीवाईक्यूज में भी जो आपने मार्क किए थे उसको अच्छे से लिख के सॉल्व किए कि मेरे गलत हुए थे देख लेता हूँ, और इसमें देखना है कि कितना आपने इस बार सही किया और फिर से कौन सा गलत हो गया, तो आपको उसको और अच्छे से स्टार मार्क दे देना है। और जो क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी हो गए थे पहले राउंड में उसको बस आपको रीड करना है, सोचना है कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्यूशन देखना है, अगर सेम मैच किया तो आपको आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से आप एक ही दिन में 4 घंटे के अंदर, 4.5 घंटे के अंदर ऐसे 3-4 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कर पाओगे, क्योंकि ये इजी चैप्टर्स है और इसमें आपने ऑलरेडी कई बार सॉल्व किया होगा। फिर डे 7 में आपको नोट्स वापस से रिवाइज करना है, डे 8 को आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है लॉज ऑफ मोशन का, डे 9 को वर्क बाय एनर्जी उसके नोट्स, डे 10 को आपको उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। फिर 11th डे को लॉज ऑफ मोशन और वर्क बाय एनर्जी के पीवाईक्यूज वापस से सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद डे 12 को आपको जो आपने पुराने चैप्टर्स रिवाइज किए थे उसको और साथ ही साथ लॉज ऑफ मोशन। अब हो सकता है कि ये चैप्टर्स ऑलरेडी किसी का स्ट्रॉन्ग हो, तो अब वापस से इसको रिवाइज करने की जगह वो टाइम कहीं और दे सकता है जो उसका वीक पार्ट है, ठीक है। तो ये मैं पूरे सारे जनता के लिए बना रहा हूँ जो मुझे नहीं पता कि किसका क्या वीक है किसका स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि ये जनरल वो है प्लानर है, इसमें आप अपना दिमाग आके स्मार्ट वर्क करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपको वही करना है। डे 13 की बात करते हैं तो उसमें आपको रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मोशन उसके नोट कर लेने हैं। 14th डे को आपको उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके आगे चलोगे तो 15 को आपका ग्रेविटेशन के नोट्स, 16 को उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, 17 को वापस से आपने वर्क बाय एनर्जी जो यहाँ पे किया था एक बार यहाँ रिवाइज किया, तो फिर से आपने वर्क बाय एनर्जी, रोटेशन एंड ग्रेविटेशन को रिवाइज कर लिया, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेटेज रखते हैं, अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम। अब इसके बाद हमने आगे 11th को कंटिन्यू नहीं किया, हमने 12th के हाई वेटेज चैप्टर स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमारा मेन गोल था कि जल्दी से जल्दी एक महीने के अंदर हम लोग इतने चैप्टर्स कर ले कि फुल सिलेबस में हमारे 120 मार्क्स के आसपास क्वेश्चंस हमें आते हों, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं एटलीस्ट 100 मार्क्स के आसपास हम लोग सॉल्व कर पाए, क्योंकि फिर आप जितना जल्दी फुल सिलेबस में मार्क्स लाना स्टार्ट करोगे आपको उतनी जल्दी गलतियां पता लगेंगी और आप उसको इंप्रूव कर पाओगे। इसलिए हमने यहाँ पे वेटेज के अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट किया है, मतलब रिवाइज किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के नोट्स आपने देखे, फिर आपने उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। फिर पोटेंशियल अगला चैप्टर जो था उसका नोट्स देखा, उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। फिर करंट का नोट्स देखा, उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। अब ये जो 3 चैप्टर आपने किए ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इससे, ठीक है। मिलता ही मिलता है, ये यूनिट है, ये नहीं है कि मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ। एक चैप्टर में होता है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन यूनिट वाइज क्वेश्चन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ये 3 चैप्टर्स को फिर आपने डे 24 को वापस से पीवाईक्यू से रिवाइज किया। और जब भी करोगे सेकंड रिवीजन जब आप कर रहे हो, पहली बार तो आप सारे करोगे, सेकंड रिवीजन जो मैंने बताया था रिवर्स रिवीजन करना है आपको, और सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ वही सॉल्व करने जो आपने मार्क किए थे, बाकी को आपको ऊपर से देखना है, सॉल्यूशन चेक करना है, अगर सही सोचा था तो आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद डे 25 को आपने वापस से वर्क बाय एनर्जी, रोटेशन और ग्रेविटेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज किया, जिसको हमने यहाँ पे बी बोला है। और डे 26 को आपने वापस से यूनिट डायमेंशन, मोशन, स्ट्रेट लाइन और ये सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया, ठीक है। इस तरीके से जो पुराने चैप्टर्स होते जा रहे हैं उसको हम लोग देखते जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर डे 27 को आपने वापस से इन चैप्टर्स को रिवाइज किया। तो इन्हीं कुछ दिनों में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट जैसे चैप्टर्स को 3 बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनिशियली आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो जो चीज़ आपने सीखी है, आज सीखा छोड़ दोगे भूल जाओगे, लेकिन 3 बार अगर देख लेते हो तो फिर आप लंबा गैप ले सकते हो बीच में, वही हम लोग आगे करने वाले हैं। तो डे 28 को अब आपको मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है। ड्यूअल नेचर, एटम साथ में नोट्स किए जा सकते हैं, आसान चैप्टर है, छोटे चैप्टर है, 4 घंटे का समय आपके पास है। डे 29 दोनों के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। फिर डे 30 को आपने न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर दोनों के नोट्स पढ़ लिए और दोनों के पीवाईक्यूज आपने सॉल्व कर लिए 31 को। अच्छा, उसके बाद डे 32 पे आपने वापस से ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर जो अभी किया था, फिर से उसने आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है जो आपने मार्क किया था। उसके बाद वापस से पुराने चैप्टर्स के रिवीजन हमने यहाँ पे ले ली ताकि भूले ना उसको। अच्छा, और हमने इस बार लॉज ऑफ मोशन वाले यूनिट को नहीं लिया, ये चैप्टर्स को लिया जो कि हार्ड भी है थोड़े से और इंपॉर्टेंट भी है, मोस्टली लोग इसमें फंसते हैं। अच्छा, फिर डे 35 पे जाते हैं हम लोग, रे ऑप्टिक्स के नोट्स आपने कर लिए, फिर उसके पीवाईक्यू कर लिए, फिर आपने रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के पीवाईक्यू साथ कर लिया। लग रहा है मैं यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का नोट्स लिखना भूल गया, तो यहाँ पे आपको नोट्स भी करना है वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो आपने साथ में इन दोनों के पीवाईक्यूज कर लिया। अब रे ऑप्टिक्स एक हार्ड चैप्टर है, इसमें हो सकता है कि आपको मॉड्यूल्स करने की जरूरत पड़ी हो या फिर आपने क्वेश्चन मार्क किए हो और ये भी डाउट आ होगा भैया मॉड्यूल के क्वेश्चन कब करेंगे। तो पहली बात, अगर आप 150 के नीचे स्कोर कर रहे हो, ठीक है, या 140, 130 के नीचे स्कोर कर रहे हो और आप पीवाईक्यू में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपको पहले
हर चैप्टर के जो मैंने पीवाईक्यूज बोले हैं 3 से 4 बार कर लेने। जब आप पीवाईक्यू में कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे पता है कि सेमीकंडक्टर तो जीनो डायरेक्ट को क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर एसी का क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पे जेड इफेक्टिव यूज कराया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको वोल्टेज में भी आरएमएस वाला टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर ऐसा आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ पीवाईक्यूज में ये चीजें पूछी जाती हैं, तब आपको मॉड्यूल्स की तरफ शिफ्ट होना और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के लिए। जैसे हर चैप्टर में आपको पता है कि मैं जैसे ग्रेविटेशन, उसमें एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट मेरे को उतना सही नहीं लग रहा है, उसके क्वेश्चन मैं गलत कर दे रहा हूँ, तो आपने मॉड्यूल से वैसे क्वेश्चन मार्क किए होंगे, सॉल्व किया होगा, तो आपने सिर्फ एस्केप वेलोसिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस तरीके से आप मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ मॉड्यूल्स अभी नहीं करना है, क्योंकि आपका यहाँ पे मेन गोल है बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको ऐसे अप्रोच करना होता है। ठीक है, चलो कोई अगर ऑलरेडी 170 160 के ऊपर स्कोर करे तो उसको पक्का फिर पीवाईक्यूज ऑलरेडी आते होंगे, तो वो मॉड्यूल्स पे फोकस कर सकता है, या इनफैक्ट वो टेस्ट भी दे सकता है। जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मॉड्यूल्स के, वो टेस्ट में कवर होते हैं आपके मॉक टेस्ट में, तो उसके थ्रू सिर्फ मान लो फिजिक्स का निकाल के वो दे दिया, वैसे भी कवर कर सकते हैं। डे 36 पे आपने वापस से मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म मैटर के नोट्स किए, ठीक है, और डे 39 पे आपने इन दोनों के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, क्योंकि मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है छोटा है। अच्छा, फिर रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स को भूल ना जाए, वापस से पीवाईक्यू सॉल्व किया। तो आप देख लो कि कितनी बार हमने यहीं पे रिवाइज कर लिया, 3 से 4 बार जो चैप्टर्स हमने स्टार्ट किए थे उसको तो अभी ऑलरेडी रिवाइज कर लिया डे 40 तक की। डे 41 वापस से मैंने जैसा बोला था रिवाइज करते जाते हैं, तो इसको हमने वापस से रिवाइज किया इस वाली यूनिट को। फिर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म मैटर को वापस से रिवाइज किया, पीवाईक्यू के थ्रू किया, रिवर्स रिवीजन करेंगे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर भूल ना जाए इसलिए सारे चैप्टर्स को एक बार वापस से देख लेते हैं, जो काफी दिन हो गया है। वर्क बाय एनर्जी, ग्रेविटेशन और रोटेशन देख लिया, फिर इसको देख लिया। डे 45 को हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, ईएमआई नोट्स, और उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए उसी दिन। 46 पे आपने एसी के नोट्स करने हैं और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है सेम डे पे, और 47 को आपको वापस से इन दोनों चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने। तो ऐसे आप 3 दिन के अंदर सेम चीज को जब बार बार करोगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, अब इसमें आप गैप दे सकते हो। डे 48 पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म मैटर, ईएमआई एंड एसी इनके पीवाईक्यूज कर लेने हैं वापस से। और अब ये चैप्टर्स काफी दिन हो गए थे, लेकिन इसी चैप्टर से हमको अभी भी याद होगा, तो वापस हमने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। अब ये चैप्टर्स को काफी दिन हो गए थे, तो अब क्या किया हमने, वापस से इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, और इसको अब हम लोग क्या कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं। तो 1 अब जब भी मैं आगे लिखूंगा इसका समझ जाना है कि इसका मतलब है यूनिट डायमेंशन से लेकर वर्क बाय एनर्जी तक वाला जो पार्ट है वो आपको रिवाइज करना है। ठीक है, फिर ईएमडब्ल्यू एक पार्ट हम लोग का बच गया था, इसके नोट्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। डे 51 को आपको ये जो चैप्टर सब दिख रहे हैं इसको हम लोग 2 बोलने वाले हैं आगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो जब भी मैं 2 बोलूंगा तो आपको समझ आना है कि ये चैप्टर रिवाइज करना है। इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है, अब हो सकता है कि इन चैप्टर्स में से ऑब्वियसली बात है आपने ऑलरेडी एक तो काफी बार रिवाइज कर लिया है और पहले भी आपने काफी बार पढ़ा होगा, तो ये चैप्टर्स आपको ईजी लगते होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि नहीं मुझे ये 3 चैप्टर्स आते हैं, इसके ये 3 चैप्टर्स आते हैं, लेकिन मुझे ये चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट भी है, हार्ड भी है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं रख लेता हूँ एक साथ। और इनफैक्ट कि मैं ये 2 दिन इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करूं, मैं सिर्फ इन हाईलाइटेड वाले को 2 बार रिवाइज कर लूं, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, अपना दिमाग लगा के, अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें कोई भी लिमिटेशंस आपको नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया यूनिट 1, ये हो गया यूनिट 2 जो कि आपको आगे रिवाइज करना है। सेम यूनिट 3 ये रहा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो अच्छे चैप्टर्स हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, जिसको आपको बार बार शायद देखना पड़ सकता है। डे 4 के चैप्टर्स ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि इससे अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर डे 54 से हमारा जो थर्मल वाला पार्ट बचा था उसको हमने स्टार्ट कर दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के नोट्स किए, पीवाईक्यू कर लिए, छोटा चैप्टर है। प्रॉपर्टीज बड़ा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन काफी कम पूछे जाते हैं, तो एक ही दिन के अंदर आपको नोट्स पीवाईक्यू दोनों कर लेना है, वापस से इन दोनों चैप्टर्स को पीवाईक्यू के थ्रू रिवाइज कर लेना है। फिर जो 2 मैंने लिखा था यहाँ पे, अब 2 का मतलब यही है कि आपको डे 57 पे 2 रिवाइज करना है, मतलब उस वाले सेकंड वाली यूनिट को रिवाइज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये सेम चीज़ है, डे 60 पे आपने वापस से इसको रिवाइज किया जो आपने यहाँ पे कंप्लीट किया था। फिर डे 61 पे आपको थर्ड यूनिट मैंने यहाँ पे मार्क किया था, ये वाला, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। डे 62 पे आपको ये चैप्टर्स वापस से रिवाइज करना है जो कि अभी आपने किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडायनामिक्स, इसको आपको पीवाईक्यू के थ्रू रिवाइज कर लेना है। फिर 4th यूनिट को आपको रिवाइज करना है डे 63 पे। डे 64 पे आपको केटीजी नोट्स करने हैं, उसके पीवाईक्यू करने हैं, ये चैप्टर बचा हुआ था अभी किया है आपने। ऑसिलेशन नोट्स पे पीवाईक्यू, अब हो सकता है कि बहुत बच्चे बोलेंगे भैया ये तो काफी एंड में आप करवा रहे हो, ऐसे तो हम लोग इसको सीख नहीं पाएंगे, तो इसलिए जो चैप्टर्स मान लो आपको ऑलरेडी आता है, जैसे यूनिट डायमेंशन का रिविजन मैंने कभी दिया है आपको स्टार्टिंग, आपको वहाँ टाइम लग रहा है कि नहीं ये मेरे को आता है, चलो मैं केटीजी खत्म कर लूँ, तो उस समय आप केटीजी पहले खत्म कर लो, ऑसिलेशन पहले खत्म कर लो, तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। मेरे को सारे चैप्टर्स को रिवाइज करवाना था, मुझे नहीं पता किसका क्या स्ट्रॉन्ग है किसका वीक है, तो मुझे इसलिए उसके अकॉर्डिंग बनाते इसमें टाइम लग गया। ठीक है, लेकिन वेटेज के अकॉर्डिंग बनाया है, तो आप जैसे ही 45-50 डेज के आसपास पहुंचोगे तो आप ऑलरेडी 120-130 मार्क्स के आसपास का सिलेबस कर चुके होगे। अब डे 66 पे आपको 5th यूनिट, अब जो मैं जब भी आगे 5 लिखूंगा तो इसका मतलब है आपको ये वाली यूनिट रिवाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं मेन रिवीजन। तो इतना करते करते आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो चुका होगा, अब आपका बस एक वेव्स वाला चैप्टर जो है वो बचा हुआ है। तो डे 67 की अगर मैं बात करता हूं तो आपका यहाँ पे जो रिवीजन होगा वो होगा यूनिट 1 का, साथ ही साथ ऑसिलेशन वाले चैप्टर का। डे 68 पे एक चैप्टर बचा हुआ था आपका वेव्स, और उसके नोट्स और पीवाईक्यू बचे हुए थे, तो आपको 68th डे पे वेव्स के नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, टाइम निकाल के अगर आप चाहो तो आप पहले भी इसको कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मैंने ऑलरेडी काफी बार पढ़ लिया है, मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, इसकी जगह मैं वेव्स कर लेता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने कहा है कि पूरा वीडियो देख लो ताकि आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर पाओ। डे 69 पे आपको वापस से 2nd यूनिट को रिवाइज करना है। 70 को आपको 3rd यूनिट और 4th का हाफ रिवाइज करना है। ठीक है, ऑलरेडी काफी बार कर चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में, क्योंकि सारे चैप्टर्स के आपको एक तो पीवाईक्यू लगाने नहीं होंगे, आप उसमें से सिर्फ हाईलाइटेड वाले कर लो, या फिर जो आपको हार्ड लगते हैं उसके सारे पीवाईक्यूज कर लो, बाकी का बस नोट्स देख लो या जो आपने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की उसको देख लो। ठीक है, सेम 71th डे पे जो 4th का आधा यहाँ पे बचा था उसको कर लिया और 5th वाली यूनिट को कर लिया। ठीक है, जिसको हम लोग बी बोल रहे हैं यहाँ पे।
अच्छा, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इसको आगे हम लोग अगर ए बी लिख रहे हैं तो उसका यही मतलब है। अच्छा, 72 जो डे है उसमें आपको वापस से फर्स्ट यूनिट ऑसिलेशन एंड वेव्स कर लेना है इसमें साथ साथ। अच्छा, 1 तो काफ़ी इजी यूनिट है तो आराम से आप इस दोनों को साथ ही कर सकते हो। 73 में आपको वापस से फर्स्ट यूनिट और ऑसिलेशन वेव्स के साथ सेकंड वाला जो यूनिट है उसका आधा कर लेना है, क्योंकि ये अभी आपने देखा है एक दिन पहले ही, तो आप आराम से सेकंड का आधा भी इसके साथ कर सकते हो। 74th डे पे आपको ए तो करना ही है, साथ ही साथ जो सेकंड का हाफ यहाँ बच गया था उसको आपको यहाँ कर लेना है। डे 75 को आपको बी, ये वाला बी, और साथ ही साथ ऑसिलेशन वेव्स को फिर से कर लेना। तो क्योंकि हमने लास्ट में ऑसिलेशन वेव्स कवर किया था तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था उसको बार बार रिवाइज करने का, इसलिए हमने यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट रिवीजन लिया है ताकि आपको एग्जाम के दिन याद रहे। अच्छा, उसके बाद 76 डे नीट के एक दिन पहले का टाइम है, तो ऑब्वियसली जो आपके वीक पार्ट्स बच गए होंगे, आपको लग रहा है कि अभी मैं भूल सकता हूँ, जैसे मान लो एक बार सारे फॉर्मुलाज देख ली, ठीक है, या फिर कुछ चैप्टर्स के आपको लग रहा है कि पीवाईक्यू एक बार देख लेता हूँ, देख लिया, या फिर मार्क वाले पीवाईक्यू देख लिए कुछ चैप्टर्स के, तो आराम से आप 10-12 चैप्टर्स 15 चैप्टर्स भी देख के जा सकते हो पीवाईक्यूज के मार्क वाले, और फॉर्मुलाज तो सबके देख ही सकते हो। तो वीक एरियाज आपको कवर करके जाना है 76 डे पे, जो कि नीट से एक दिन पहले का है 4 मई को। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे संडेज को स्किप नहीं किया है, तो अगर आप टेस्ट भी दे रहे हो एनालिसिस के बाद आपको मेहनत करनी होगी और 4 घंटे का टाइम देके ही ये रिवाइज करना होगा। अगर आप एटलीस्ट इतना नंबर ऑफ रिवीजन करना चाहते हो, जो कि मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो 5 to 6 रिवीजन ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के आप रिवाइज कर पाओगे, कुछ चैप्टर्स के ज़्यादा भी हो जाएंगे, लेकिन 5 to 6 रिवीजन एटलीस्ट कर पाओगे सारे चैप्टर्स के सॉल्विंग पीवाईक्यूज, ठीक है, सिर्फ फॉर्मुलाज पढ़ के नहीं, पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हुए। और लास्ट के वीक में हमने 2 बार रिवाइज कर लिया है इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो वो भी काफ़ी एक अच्छा नंबर है आपका। बाकी मॉड्यूल्स किसको सॉल्व करना चाहिए वो मैंने कवर कर ही दिया था बीच में, तो जिसको नहीं मिला है वो इस बात को सुन रहा है और या कमेंट करने वाला है कि भैया मॉड्यूल सॉल्व करें नहीं करें, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कमेंट आप बिना वीडियो देख कर देते हो फिर समझ नहीं आता। दूसरा पॉइंट, वैसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट कर दिया था और इनमें से काफ़ी चैप्टर्स उनके स्ट्रॉन्ग होंगे, मान लो ये 25 चैप्टर्स के आसपास है तो 10 चैप्टर्स उनके स्ट्रॉन्ग है, तो वो 10 चैप्टर जहाँ भी मैंने इंक्लूड किए हैं तो उसके जगह आप बाकी चैप्टर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप शेड्यूल को एक दिन आगे कर लो या 2 दिन आगे कर लो, तो आपका जैसे मान लो आपको लग रहा है कि आज का काम तो मुझे ऑलरेडी आता है, तो आपने एक दिन आगे वाला काम या 2 दिन आगे वाला काम उस दिन शिफ्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे करते करते आपका जो शेड्यूल है वो कुछ दिन पहले शिफ्ट हो जाएगा और आप जैसे यहाँ पे 6 रिवीजन हो रहा है तो आप 7 या 8 रिवीजन कर पाओगे। तो अगर किसी ने ऑलरेडी पहले से रिवाइज किया हुआ है तो वो कर सकता है इस तरीके से। ऑल्सो इसमें आपको संडे का टेस्ट देना मैंने इंक्लूड किया हुआ है, अगर आप उसे ज़्यादा टेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आप पहले देख लो कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। मान लो आप 550 स्कोर करो, 500 स्कोर करो, तो आपको रिवीजन की जरूरत है, टेस्ट की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन अगर आप 650 के आसपास स्कोर करो तो आप फिर ऑल्टरनेट डे पे या फिर एटलीस्ट वीक में 2 टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेट डे पे उनको देना चाहिए जो ऑलरेडी 670 680 के आसपास स्कोर करेंगे, क्योंकि उनके पास अब मैक्सिमम ज़्यादा रिवाइज करके सीखने के लिए नहीं है, तो वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, अपने गलती के थ्रू, प्रेशर कहाँ आ रहा है उसके थ्रू सीखते हैं। लेकिन अगर कोई 550 500 स्कोर कर रहा है और पूछेगा भैया मैं तो हर दिन टेस्ट देना है, ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट देना है, तो आप ये फोमो में हो कि आपने सुना है किसी टॉपर को बोलते हुए कि हमने तो एंड में सिर्फ टेस्ट दिया था, तो वो टॉपर था, उसका सिलेबस खत्म था, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चे, इनफैक्ट मैंने भी कभी नहीं दिया था ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट, मैंने लास्ट के 10-15 दिन में जाके दिया था, वो भी 2-3 दिन के गैप पे टेस्ट दिया था, ठीक है। तो वो मेरा मैक्स था, वो भी मैंने 5-6 टेस्ट वैसे दिए होंगे। तो आपको अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप किस सिचुएशन पे हो उसके अकॉर्डिंग देना है। मैंने जो शेड्यूल आपको दिया है, तीनों शेड्यूल, उसमें संडे का टेस्ट इंक्लूडेड है, इसके अलावा कोई भी टेस्ट अगर आपको देना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करना होगा चीज़ को, ठीक है। ऑल्सो पार्ट टेस्ट का जो बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि भैया पार्ट टेस्ट का क्या करें, तो इस सिचुएशन पे पार्ट टेस्ट देना अभी के टाइम पे तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। ऑल्सो अगर मान लो कहीं कहीं कोचिंग में होता है कि पार्ट टेस्ट भी रिवाइज करवाते हैं साथ साथ और फुल सिलेबस भी चलते रहता है, तो अगर पार्ट टेस्ट चल रहा है तो फिर आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करना चाहते हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पार्ट टेस्ट के लिए कोई अभी तैयारी करने जाएगा तो फिर बेकार बात है। क्योंकि अगर आप पार्ट टेस्ट में मान लो एक अच्छा स्कोर ले आते हो एक पार्ट टेस्ट में और फुल सिलेबस में आप स्कोर ही नहीं ला पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। या फिर मान लो आपने 5 पार्ट टेस्ट दे दिए, अच्छे स्कोर ले आए, लेकिन फुल सिलेबस में जब नीट का टेस्ट हुआ या फिर फुल सिलेबस हो उसमें आप स्कोर नहीं ला पाते तो कोई मतलब नहीं है। और फुल सिलेबस का भी कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। अब आपको प्रिपेयर करना है नीट के लिए, उसके लिए आपको रिवाइज करना है कि नीट के दिन मुझे सब याद रहे, ठीक है। फुल सिलेबस बस दे दो जाके, उसके लिए कुछ रिवाइज मत करो, आप अपना रिवीजन करते जाओ। मान लो आपका भी 50% रिवाइज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने फुल सिलेबस दे दिया, अगले टेस्ट तक आपका 60% रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद आप दोगे आपको और मार्क्स बढ़ जाएगा। तो आपको फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करना है, आपको पार्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करना है, आपको अपने नीट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और जब नीट के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको ऑलरेडी हर जगह मार्क्स अपने आप बढ़ते जाएगा। हो सकता है कि उस पार्ट टेस्ट का आपका सिलेबस नहीं हुआ हो, वो अलग बात है, लेकिन नीट में तो मार्क्स आ जाएगा ना। आपका इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट टेस्ट में मार्क्स लाना या नीट में मार्क्स लाना। तो ये सोच के अपना दिमाग लगाओ और ये सब क्वेश्चन मत पूछो। अगर पूछ रहे हो तो मैंने इसका सबका जो आंसर है वो यहाँ पे दे दिया। क्वेश्चन पूछने का वैसे भी टाइम नहीं बचा है, टाइम बहुत कम है आपके पास, जितना जल्दी इसको समझ जाओ उतना बेटर है आपके लिए। बाकी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।